हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे। संविधान किसी भी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान एक रूपरेखा है जो हमें किसी देश के राजनीतिक ढांचे, प्रक्रिया, शक्तियों और सरकारी संस्थाओं के कर्तव्यों का बोध कराती है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना होता है। राज्य का यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न होने के कारण उसके संविधान की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। भारतीय संविधान की भी अपनी बहुत सी विशेषताएं हैं। यह सबसे लंबा लिखित संविधान है इस पृथ्वी पर, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ है। तो आइए हम इसकी कुछ विशेषताएं इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे और जो बचेंगी वो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। हमारा संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। यह निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में, भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जिस समय ये बना था उस समय थी। हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें आप 3 अलग अलग चीजें देख सकते हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य। तो आइए हम इन तीनों को अलग अलग से समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर अन्य किसी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकतंत्रात्मक राज्य का मतलब होता है कि भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होके उसके सेवक होते हैं। और इसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि किसी भी राज्य का प्रधान वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, अर्थात वो वंश परंपरागत नहीं होना चाहिए। और भारत में हमारा सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति है, इसलिए यह गणराज्य कहलाता है। उसके बाद हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है समाजवादी राज्य। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। अंत में यही सोचा गया था कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नवीन विवादों को जन्म मिलेगा। लेकिन इस बात पे सभी भारतीय सहमत रहे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया था। अर्थात मूल
संविधान के अंतर्गत इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद जो इसकी विशेषता है, और ये बहुत ही अनोखी विशेषता है, जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे। वे यह जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को आघात पहुंचाया है और नई प्रजातंत्र की सुदृढ़ नींव समस्त प्रजाजनों के विश्वासों के आधार पर ही रखी जा सकती है। अतः उन्होंने परंपराओं के विरुद्ध जाकर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य होता है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, या तो वो कठोर होता है या लचीला होता है। लचीला संविधान उसको कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता है और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, जबकि कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न और जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारा संविधान कठोर तथा लचीले का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध की दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। उसमें से हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और जो व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही होते हैं और अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे उसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं। दुर्गादास बसु ने कहा है कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह एक नवीन प्रकार का संविधान है। इसकी एक अन्य विशेषता में संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी आता है। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। किंतु भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप
न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया जो संविधान के विरुद्ध हों। हमारे संविधान की एक मुख्य विशेषता जो है वो उसके मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं अनेक अत्याचार सहन किए थे, अतः उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिए अमेरिका और आयरलैंड आदि देशों के संविधानों की तरह हमारे संविधान द्वारा भी नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जिसे राज्य और सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए हुए हैं। मूल संविधान में केवल अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं और फिर बाद में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य हैं। क्योंकि हमारा संविधान बहुत बड़ा है और बहुत विस्तृत संविधान है, इसलिए इसकी विशेषताएं भी बहुत सारी हैं। आप इसको एक साथ में नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आपको एक वीडियो में इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं और अगले वीडियो में हम इसकी बाकी विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।